अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मलिक अरसलान। एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सिखाई थी, उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, कुछ मेरे माइंड में आए हैं जो मैंने सोचा कि क्लियर होने चाहिए। इस पर मैंने एक ये वीडियो बनाई है जिसमें एक सबसे पहले क्वेश्चन है, एक्टिवेट सीडीएन ऑन सब डोमेन। अब आपने मेन डोमेन पे तो सीडीएन एक्टिवेट कर दिया, अब सब डोमेन पे किस तरह से एक्टिवेट होगा। इसके लिए हमने करना ये होता है, पहले एक बात बता दूं कि सब डोमेन पे एक्टिवेट तब होगा अगर आपकी मेन डोमेन पे एक्टिव है। मेन डोमेन पे एक्टिव होने के बाद आपने डीएनएस में आ जाना है। यहाँ पे अपने सब डोमेन का नाम लिखना है, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना ए। यहाँ पे सब डोमेन का नाम, फॉर एग्जांपल कोई भी टेस्ट जो भी सब डोमेन होगी यहाँ पे ये बन जाएगी। अब मेरी सब डोमेन है ask.malikastan.com, ये सब डोमेन है। मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अब मैं इधर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल आस्क, या जो भी आपकी सब डोमेन होगी यहाँ पे सब डोमेन का नाम लिखना है। यहाँ पे जो भी आपकी डोमेन जिस आईपी पे जा रही हो उस आईपी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ये सब डोमेन आ जाएगी, आप नेम देख सकते हैं खुद ही। उसके बाद आपने सेव कर लेना है। मैंने ये ऑलरेडी ऐड किया है, ये आस्क वाली डोमेन ऑलरेडी आईपी दे के सेव करके ऐड किया है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस सब डोमेन पे भी सीडीएन एक्टिवेट है या नहीं। इस पे जाता हूँ मैं। ये एक सिंपल सी साइट है, लेकिन हम सिर्फ इस वक्त सीडीएन चेक कर रहे हैं। हाँ जी, ये सीडीएन 100% एक्टिवेटेड है। इस तरह से आपने डीएनएस में आके सब डोमेन ऐड करेंगे, उस पर सीडीएन एक्टिवेट हो जाएगा, उस पर एसएसएल एक्टिवेट हो जाएगा। सब डोमेन को क्लाउडफ्लेयर के साथ इस तरह से लिंक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीडीएन एक्टिवेट यूजिंग सी पैनल। अब सी पैनल के थ्रू सीडीएन एक्टिवेट किस तरह से करना है। कुछ सी पैनल हमारे पास होते हैं जो हमें क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन देते हैं। जैसे ये सी पैनल है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन नहीं है। एक ये सी पैनल है हमारे पास, इसके सॉफ्टवेयर के अंदर क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन है। ये सी क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ से सी पैनल के थ्रू भी क्लाउडफ्लेयर एक्टिवेट कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे अगर आपने क्रिएट न्यू अकाउंट करना है या लॉगिन करना है, जहाँ पे आप आके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस सी पैनल के अंदर जितनी डोमेन ऐड होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। स्पेसिफिक जिस डोमेन पे क्लाउडफ्लेयर एक्टिवेट करना है उस पर क्लिक करेंगे, क्लाउडफ्लेयर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर यही अकाउंट आप जाके क्लाउडफ्लेयर पे जाके लॉगिन करके सारी सेटिंग कर सकते हैं। सी पैनल से एक्टिवेट करने का फ़ायदा यह है कि आपको डीएनएस चेंज नहीं करने पड़े। अगर आपने क्लाउडफ्लेयर से डायरेक्ट जाके एक्टिवेट किया है तो डीएनएस एक्टिवेट करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। अब एक और बात यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर करता जाऊँ कि सी पैनल के थ्रू सीडीएन तभी एक्टिवेट होगा अगर आपकी साइट www पे है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये, अगर आपकी साइट www पे है। अब जैसे यहाँ पे www नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट हो रही है मेन पे, इसके अलावा पे। अगर इसके अलावा पे होगी तो सी पैनल के थ्रू सीडीएन एक्टिवेट नहीं होगा। सीडीएन एक्टिवेट करने के लिए www पे आपकी साइट ओपन होगी तब एक्टिवेट होगा सी पैनल के थ्रू। मैं रिपीट करता जाऊँ कि सी पैनल के थ्रू अगर आपने एक्टिवेट करना है तो www वाली साइट होनी चाहिए, नहीं तो एक्टिवेट नहीं होगा। नहीं तो आपको डीएनएस ही चेंज करने पड़ेंगे, या तो आप अपनी साइट का लिंक चेंज करके www के साथ ऐड कर दें, तब सी पैनल के थ्रू एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम,
वाई वी ऐड पेज रूल। ठीक है, पेज रूल क्यों ऐड करते हैं हम? पेज रूल बेसिकली इसलिए ऐड करते हैं कि आप अपनी साइट के स्पेसिफिक लिंक पे स्पेसिफिक सिक्योरिटी लगा सकें। इस पर मैं क्लिक करता हूँ सेटिंग में। अब मैंने होम पेज पे लगाई हुई ब्राउज़र इंटीग्रिटी चेक, मतलब कि यूज़र जिस ब्राउज़र से आ रहा है उसकी इंटीग्रिटी चेक करे, उसके चेक करे कि वो बोट आया कि उसने चलाया हुआ है या क्या, उसके हिसाब से चेक करे, तब हमारी साइट पे वो विज़िट कर सके। नेक्स्ट है ब्राउज़र कैशे टीटीएल। ब्राउज़र कैशे टीटीएल में ये होता है कि हमारी साइट का कैशे उसके ब्राउज़र में सेव हो जाए, कुकी सेव हो जाए, और जब वो नेक्स्ट विज़िट करेगा तो जल्दी से साइट लोड हो जाए। अब ऑलवेज़ ऑनलाइन, ये बात समझने वाली है। इस पर अगर आपकी ई कॉमर्स साइट है तो इसे आपने ऑफ रहने देना है। वो क्यों? ऑलवेज़ ऑनलाइन का मतलब ये है कि अगर आपका सर्वर डाउन हो गया क्लाउडफ्लेयर, फिर भी आपको कैशे वाले यूज़र को कैशे वाली साइट दिखाता रहेगा। अगर आपकी अब ई कॉमर्स साइट है, प्रोडक्ट साइट है, ऑनलाइन सेल परचेज की साइट है, आपने अपनी प्राइस चेंज कर दिया है, $50 से $100 कर दिया है, अब यूज़र आया हुआ आपकी साइट पे और उसी वक्त वो परचेज़ करने लगा है, तो क्लाउडफ्लेयर क्या करेगा? अगर आपकी साइट उसी वक्त सपोज करें सर्वर आपका जो है डाउन हो गया, तो क्लाउडफ्लेयर कैशे वाली सेटिंग यूज़र को प्रोसीड करवा देगा, मतलब कि $50 वो पे करके चला जाएगा और अपने प्रोडक्ट बाय कर लेगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि कार्ट वगैरह पे इन चीज़ों पे सिक्योरिटीज़ वगैरह ना लगाने के लिए, कैशे वगैरह इनेबल ना करने के लिए इसे आपने ऑफ़ कर देना है। लेकिन ब्लॉग साइट है मेरी सिंपल, कि अगर उस पर यूज़र तो आके रीड करता रहे, उसके लिए मैं ऑन रख देता हूँ। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि ई कॉमर्स के लिए ऑफ़ कर दें, बाकी आप पे डिपेंड करता है। सिक्योरिटी लेवल हाई होना चाहिए कि बोट वगैरह चेक करते हैं। कैशे लेवल, कैशे एवरीथिंग, आपकी हर चीज़ को वो कैशे करता रहे। एज कैशे टीटीएल, एज कैशे टीटीएल ये होता है कि क्लाउडफ्लेयर आपके सर्वर से कितनी देर के बाद डाटा अपने पास इकट्ठा करे। अब मैं एक बात यहाँ पे मज़ीद क्लियर करता जाऊँ, अगर यहाँ पे कैशे एवरीथिंग होगी तब ये एज टीटीएल काम करेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये क्लाउडफ्लेयर की अपनी ही वो पॉलिसी है या जो भी। मैं मज़ीद एक दिखा दूँ आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कैशे बाईपास किया हुआ है, तो मैंने एज टीटीएल ऐड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। कैशे अगर नहीं हो रही चीज़ तो एज टीटीएल वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब डिस्प्ले एप्स परफॉर्मेंस, WP एडमिन वाला हमारा लिंक है, तो इस पे क्लाउडफ्लेयर की डिफरेंट जो ऐप्स वगैरह हैं जो हमने इधर स्पीड में जाके एक्टिवेट की थी, रेलेन इस तरह की, वो ऐप्स यहाँ पे काम ना करें। WP एडमिन पे हमें ऑप्शन ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सिक्योरिटी वगैरह हाई कर दी हमने। ये था पेज रूल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, चेंजिंग DNS होस्टिंग नोट चेंज, कि हमने DNS तो चेंज कर दिए क्लाउडफ्लेयर के, होस्टिंग चेंज नहीं हो रही। तो इसके लिए मैं बताता चलूँ कि DNS यहाँ पे जो क्लाउडफ्लेयर के DNS होते हैं, हम CDN वगैरह एक्टिवेट करने के लिए, ये उस सब अपने हमारे सर्वर से सारे डिटेक्ट करके सारी सेटिंग पहले ही अपने पास सेव करके रख लेता है। ये सारी सेटिंग अपने पास उसने सेव करके रख ली है, ताकि ये क्या करता क्या है, हमारे सर्वर से डाटा लेके अपने सर्वर के थ्रू यूज़र को लोड करवा देता है। इससे होस्टिंग चेंज नहीं होती ये, क्योंकि इसने सारी सेटिंग अपने पास फेच करके रख ली है। ये इसका बेनिफिट है। सिर्फ ये CDN एक्टिवेट करने के लिए, सिक्योरिटी इन्हेंस वगैरह करने के लिए यूज़ होता है। हमारी होस्टिंग चेंज DNS से नहीं होती। आपने जो भी डाटा अपलोड करना है वो अपनी होस्टिंग पे ही करना है। इसके पास सारी सेटिंग वहाँ पे फेच की हुई है, ये खुद वहाँ से लेके यूज़र को शो करवाता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन GT मैट्रिक्स एंड अदर टूल लाइक गूगल पेज स्पीड, ये किस तरह से डिफरेंस रिज़ल्ट शो करते हैं। अब मैं सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि आप जो टेस्ट कर रहे होते हैं अपनी साइट को, वो डिफरेंट लोकेशन से कर रहे होते हैं। अगर आप ये GT मैट्रिक्स पे आ जाएं, साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको यहाँ पे लोकेशन शो होंगी। 7 लोकेशन से आप टेस्ट कर सकते हैं। हर लोकेशन पे रिज़ल्ट शो डिफरेंट होगा। अब अगर आप GT मैट्रिक्स से कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कैनेडा से के सर्वर से टेस्ट कर रहे हो,
गूगल पेज स्पीड से कर रहे हैं, वो हो सकता है कि किसी और सर्वर से, किसी और लोकेशन से कर रहा हो। गूगल पेज स्पीड की एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन सी लोकेशन से टेस्ट करता है। जीटी मैट्रिक्स में ये 7 लोकेशन हैं, आप इनमें डिफरेंट से चेक कर सकते हैं। हर लोकेशन पे रिज़ल्ट डिफरेंट थोड़ा सा शो होगा। पहली बात तो यही हो गई कि डिफरेंट लोकेशन होंगी, डिफरेंट टूल हैं तो रिज़ल्ट डिफरेंट ही शो होगा। दूसरी बात ये कि गूगल पेज स्पीड की ऐसा कोई लोकेशन का नहीं पता कि वो कौन सी लोकेशन से टेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि आप जिस लोकेशन पे बैठे हैं उसी लोकेशन से ही वो टेस्ट करके आपको रिज़ल्ट शो करवा दे। तो इसलिए वो एज सच मेरे नज़दीक मैं ज़्यादा जो रिकमेंड करता हूँ वो जीटी मैट्रिक्स ही करता हूँ। इसमें आप लॉगिन होने के बाद मोबाइल वगैरह के यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हैं। क्रोम पे टेस्ट करना है, फायरफॉक्स पे करना है, ये भी चेंज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीडीएन कन्फिगर विद प्लगइन। अब सीडीएन को हमने प्लगइन के साथ शायद कन्फिगर नहीं किया था, सीडीएन को प्लगइन के साथ भी कन्फिगर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हर दफ़ा इधर आकर कैशे क्लियर नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, यहीं से प्लगइन के थ्रू ही आप कैशे क्लियर कर सकते हैं। मैं अब आता हूँ इसके, अगर आपने W3 टोटल कैशे इंस्टॉल किया हुआ तो इसकी यहाँ पे एक्सटेंशन में आ जाना है आपने। एक्सटेंशन में आने के बाद यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर इसी तरह होगा, एक्टिवेट कर लेना है। उसकी भी सेटिंग में जाना है। यहाँ पे ऑथराइज़ का ऑप्शन होगा, मैंने पहले कनेक्ट कर लिया है। आपने ऑथराइज़ पे इसी तरह क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे वो ईमेल मांगेगा और नीचे API की मांगेगा। ये हमारी डोमेन है YIC, तो मैं इस पे जाता हूँ। अब ये आपने API की कहाँ से लेनी है इसके लिए मैं बताता चलूँ। यहाँ से अवर व्यू में आ जाना है आपने। अवर व्यू में यहाँ पे नीचे गेट योर API की, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, ग्लोबल API की के व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू ये API की अगर कॉपी करेंगे, एक्सटेंशन में आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ये आपका क्लाउडफ्लेयर प्लगइन के साथ आपकी वेबसाइट के साथ कॉन्फ़िगर हो गया। यहाँ पे सारी साइट आ जाएंगी, ये वाली साइट है, नेक्स्ट करते हैं और कॉन्फ़िगर हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट काम ये है कि इसका अगर आप कैशे क्लियर करेंगे तो क्लाउडफ्लेयर का कैशे भी क्लियर हो जाएगा। यहीं से आप कर सकते हैं, आपको हर दफ़ा इधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय। वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है प्लगइन वगैरह यूज़ करने से। ठीक है, अब यही वाली साइट पे ही हम देख लेते हैं। इसके मैं प्लगइन में आता हूँ। इस पे मैंने W3 टोटल कैशे इंस्टॉल किया हुआ है। साइट विजिट करते हैं। इसने मेरी साइट को वैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये ऊपर मेन्यू था, मेन्यू इसने सारा कुछ गायब कर दिया। नीचे ठीक है, लेकिन ऊपर से इसने मेन्यू गायब कर दिया है। अब मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये ठीक हो गया होगा। पेज रिफ्रेश करता हूँ मैं। ये मेन्यू आ गया। ठीक है, तो मतलब कि W3 टोटल कैशे मेरी साइट के साथ कंपैटिबल नहीं है, इसलिए ये प्लगइन मैं यूज़ नहीं कर रहा। आपने प्लगइन्स एक देखना है, अगर आपकी साइट का स्ट्रक्चर वो ख़राब कर रहा है तो दूसरे प्लगइन पे आ जाएं। मैंने आपको 4 से 5 प्लगइन्स कल बताए थे। W3 टोटल कैशे है, WP रॉकेट है,
स्विफ्ट लाइट है, WP फास्टेस्ट कैशे है, ऑटो ऑप्टिमाइज है, काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ये दो करता हूँ। 90% साइट्स पे ये भी चल जाता है, ये भी चल जाता है, जो मैं एज सच मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है। अगर ये फॉर एग्जांपल नहीं चल रहा होता तो ये ठीक वर्क कर जाता है। अब देखें कि इसने मेरी साइट का स्ट्रक्चर ख़राब कर दिया है, लेकिन ये ठीक काम कर रहा है। इसे मैं एक्टिवेट करता हूँ। तो आपने प्लगइन पहला काम करना है कि चेंज कर लेना है। ये मैंने W3 टोटल कैश WP रॉकेट एक्टिवेट कर दिया है, W3 टोटल कैशे डीएक्टिवेट कर दिया है। अब मैं साइट पे इसी लिंक को रिफ्रेश करता हूँ, मेन्यू अगेन आ जाएंगे, क्योंकि WP रॉकेट मेरी साइट पे इफेक्ट नहीं कर रहा। ये मेन्यू आ गए, ठीक है। अब मैं WP रॉकेट की थोड़ी सी सेटिंग भी दिखा दूँ आपको। आपने मतलब पहला काम यही करना है कि प्लगइन चेंज कर लेना है। अगर आपकी साइट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो, नहीं हुआ तो बस ठीक है। ये WP रॉकेट आपको प्लगइन से ऐड न्यू प्लगइन करके सर्च करने से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका फ्री वर्जन है ही नहीं। आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, या बल्कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस लाइसेंस का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये GPL लाइसेंस है, आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। इसकी सेटिंग आपने इस तरह करनी है। सबसे पहले कैशे में आ जाना है, सेपरेट कैशे फॉर मोबाइल यूज़र, ये दोनों एक्टिवेट कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आना है, ये सारे ऑप्शंस आपने एक्टिवेट कर लेने हैं, कंप्लीट ऑप्शन एक्टिवेट कर लेने हैं, ठीक है। इसमें रिमूव jQuery माइग्रेट, वर्डप्रेस की डिफरेंट jQueries होती हैं जो बैकएंड पे लोड होती रहती हैं। हमारी साइट पे उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लोड होती रहती हैं। उस फालतू jQueries को वगैरह को ख़त्म करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ये जावास्क्रिप्ट डेफर्ट, इसमें जावास्क्रिप्ट वगैरह को वो फुटर में ले जाता है ताकि वो फालतू में लोड ना हो। जब उनकी ज़रूरत पड़ती है वो तब लोड हो जाते हैं, आपकी साइट ईजिली लोड हो जाती है। बाकी ऑप्शन जो थे वो कंबाइन, मिनीफाई, वो मैंने आपको W3 टोटल कैशे अपनी प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ समझा दिया था। नेक्स्ट आपने मीडिया में आ जाना है। मीडिया में ये दो ऑप्शन इनेबल कर लेने हैं। इस इमेज वाले को आपने इनेबल नहीं करना। वो अगर आपने ऑप्टिमोल किया हुआ है, इसकी सेटिंग की हुई है, तो इमेज वाले को इनेबल नहीं करना। अगर ऑप्टिमोल नहीं किया हुआ तो इसको इनेबल कर लें, क्योंकि ऑप्टिमोल में हमने लेज़ी लोड में CD एक्टिव और इसकी सेटिंग एक्टिवेट कर ली थी, इसलिए WP रॉकेट में एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। रीलोड में ये कर दें। उसके बाद अगर नेक्स्ट इधर आपने योस्ट प्लगइन वगैरह को इंस्टॉल किया हुआ है तो इसे एक्टिवेट करके यहाँ पे अपने साइट मैप का लिंक दे दें। ये हम SEO वाले पार्ट में देखेंगे। न्यूबी को अभी नहीं पता कि साइट मैप क्या होती है, तो अभी आप इसे इग्नोर करें। हम इसे इंशाल्लाह अपनी SEO सीरीज़ में देखेंगे। साइट मैप क्या होता है उसमें देखेंगे। इसे आप डीएक्टिवेट रहने दें। ये कंप्लीट सेटिंग हो गई है। उसके बाद आपने डेटाबेस में आ जाना है। डेटाबेस में अगर मैंने आपको बताया था कि आपकी साइट की स्पीड स्लो हो जाती है, लोड टाइम कम हो जाता है, तो इन ऑप्शंस को डीएक्टिवेट करके सेट कर दें। अगर नहीं होती तो इन ऑप्शन को एक्टिवेट रहने दें। नेक्स्ट ऑप्शन है हार्ट बीट। हार्ट बीट में आपने आके इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है। सेव सेटिंग करना है और डैश, ये WP रॉकेट की सेटिंग हो गई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी साइट तो ये W3 टोटल कैशे के साथ कंपैटिबल नहीं थी, उसके साथ वर्क नहीं कर रही, WP रॉकेट के साथ कर रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी प्लगइन के साथ आपकी साइट काम नहीं करती, स्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो आपने क्या करना है, इसमें आ जाना है CSS मिनीफाई, जावास्क्रिप्ट मिनीफाई, HTML मिनीफाई या तो लेज़ी लोड। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपकी साइट पे इशू करती हैं। तो आपने सबसे पहले आके इन सब को डिसेबल कर देना है, डीएक्टिव, इन्हें अनटिक कर देना है। उसके बाद साइट पे विजिट करना है, चेक करना है साइट ठीक हो गई होगी। फिर आपने ये करना है, इनमें से दो सिलेक्ट करके चेक करते जाना है साइट पे इशू आया नहीं आया। फिर नेक्स्ट 2 सिलेक्ट कर लें, इशू आया नहीं आया। फिर नेक्स्ट 2, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि इसको सिलेक्ट करने से आपकी साइट पे इशू आ रहा है। तो सिर्फ उस ऑप्शन को डिसेबल रहने दें, बाकी सारे एक्टिवेट कर लें। जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से इशू आ रहा है उसको डिसेबल रहने दें, अनटिक रहने दें, बाकी सब ऑप्शन को
एक्टिवेट कर दें। ठीक है, आपकी साइट का स्ट्रक्चर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वाई डू यू थिंक ऑप्टिमोल इज़ बेस्ट? ऑप्टिमोल बेस्ट क्यों है? अच्छा, इस पर मैं एक आपको एक इनके ये स्पॉट पे चैट हुई थी, ये थोड़ा सा बता दूँ आपको। डिफरेंट प्लगइन होते हैं जो बाज़ औक़ात आप अगर एसईओ कर रहे हैं, आल्ट टैग वगैरह चेंज करने से, इमेज का साइज़ चेंज करने से लेटेस्ट डाटा वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नहीं लेते। ऑप्टिमोल भी ऐसा ही प्लगइन था आज से 8 मंथ पहले। ये देखिएगा कि इधर पहले लिखा हुआ है कि मैंने सारी सेटिंग वगैरह की है, लेकिन ऑप्टिमोल क्या कर रहा है, दोबारा इमेज को लोड नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँ, मेरी साइट इफेक्ट हो रही है। इन्होंने फिर इस पर वर्क किया। अब तक 2 वीक पहले इनकी लेटेस्ट अपडेट आई है कि हमने ये ऑप्शन कर दिया, आप अपनी इमेज पे कोई भी चेंजिंग करेंगे ये इसको ऑटो डिटेक्ट करके फ्रेश डाटा गूगल को शो करवाएगा। तो इसका एक ये बेस्ट बेनिफिट है। दूसरा ये कि बिल्कुल फ्री है, 5000 ट्रैफिक तक आपकी साइट लोड करता है। उसके बाद 5000 से ट्रैफिक अगर आपकी इंक्रीज़ हो गई है तो जितने पहले वाले इमेज ऑप्टिमाइज थे बस वही रहने देगा, नेक्स्ट इमेज ऑप्टिमाइज नहीं करेगा 1 मंथ में। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ है तो वो 5000 ट्रैफिक तक ही रखेगा। अगर आपकी 5000 ट्रैफिक से ज़्यादा है तो इनका मैं रिकमेंड करूँगा कि पेड प्लान ले लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से जाके आप ये प्लगइन परचेज़ कर सकते हैं या इस पर फ्री साइन अप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके। WP रॉकेट, इसमें सब कौन सा प्लगइन बेस्ट है? मैंने ये सारा कुछ आपको बता दिया। आपने डिफरेंट प्लगइन देखना है जो आपकी साइट के साथ कंपैटिबल सही वर्क करेगा, उसको रहने दें। सब प्लगइन बेस्ट परफॉर्म करते हैं। मेरे लिए सबसे बेस्ट जो है वो WP रॉकेट है, ये WP है। ठीक है, उसके बाद वन होस्टिंग सपोर्ट हाउ मैनी डोमेन, एक होस्टिंग कितनी डोमेन सपोर्ट करती है? ये न्यू बी की तरफ से एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस का भी मैं इंशाल्लाह आंसर दूंगा। ये आपकी होस्टिंग पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डोमेन सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं शेयर्ड होस्टिंग पे आ जाता हूँ। यहाँ पे उन्होंने अपने प्लान में लिखा होगा कि एक साइट सपोर्ट करती है, 3 साइट सपोर्ट करती है, अनलिमिटेड साइट सपोर्ट करती है। उन्होंने अपने होस्टिंग प्लान में ही बताया होगा कि एक होस्टिंग कितने डोमेन सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कितनी डोमेन दे सकते हैं आप। तो या आपकी होस्टिंग प्लान पे डिपेंड करेगा कि कितनी आप डोमेन उसमें ऐड कर सकते हैं या कितनी ईमेल बना सकते हैं, उसमें डाटा कितना होगा। ठीक है, उसमें कितना डाटा आप अपलोड कर सकते हैं, ये आपके होस्टिंग प्लान पे डिपेंड करता है। अब वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए बजट कितना होना चाहिए? बजट अगर आप खुद काम कर सकते हैं, अपने आर्टिकल खुद लिख सकते हैं, एसईओ खुद कर सकते हैं, तो डोमेन और होस्टिंग ले लें, बस यही आपका बजट है। अगर आप आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं तो आर्टिकल लिखने के लिए आप उसको जितना पे करेंगे वो बजट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ऐड रन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप पे डिपेंड करता है, उसका बजट ऐड कर लें। उसके लिए उसके अलावा अगर आप एसईओ किसी से करवाना चाह रहे हैं तो उसको पर मंथ पे करें। ये आप पे डिपेंड करता है कि बजट कितना होना चाहिए। अगर आप सारा काम खुद कर सकते हैं तो डोमेन होस्टिंग लेके एसईओ खुद करें, आर्टिकल खुद लिखें, तो इतना ही बजट होगा। रीसेलर होस्टिंग क्या होती है? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग सारे बताए थे, लेकिन रीसेलर रह गई थी। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि रीसेलर होस्टिंग क्या होती है। हम इसमें देखते हैं कि रीसेलर होस्टिंग क्या होती है। रीसेलर होस्टिंग में आप जैसे ही लॉगिन होंगे, आपको यहाँ पे लॉगिन टू रीसेलर, लॉगिन टू WHM का ऑप्शन आ जाएगा। रीसेलर होस्टिंग में, रीसेलर होस्टिंग बेसिकली ये होती है कि आप इस पर मल्टीपल कंट्रोल पैनल बना सकते हैं, मल्टीपल कंट्रोल पैनल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आपने रीसेलर होस्टिंग ले ली, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप 80 कंट्रोल पैनल बना सकते हैं, तो आप वो वाला प्लान यूज़ करते हुए 80 कंट्रोल पैनल बना सकेंगे। आपके अगर बहुत सारे क्लाइंट हैं तो हर एक को अलग अलग कंट्रोल पैनल दे सकते हैं रीसेलर होस्टिंग में, मतलब कि आगे रीसेल कर सकते हैं। मैं भी दिखाता हूँ अगर ये नेट थोड़ा सा साथ देता है तो।
ठीक है, ये लॉगिन हो गया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे WHM का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा WHM। ये रीसेलर होस्टिंग का पैनल आ गया है हमारे पास। यहाँ पे आप जो डोमेन को ऐड करना हो, क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ पे डोमेन नेम लिख देंगे, कोई भी यूज़र नेम लिख देंगे उसी पैनल का, पासवर्ड दे देंगे उसी पैनल का, उसी पैनल की ईमेल दे देंगे। यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे आप बता देंगे कि वो कितनी डोमेन ऐड कर सके, कितना उसका कोटा होना चाहिए, मतलब कितनी स्टोरेज होनी चाहिए, 2 GB, 5 GB, 10 GB, यहाँ पे सारा कुछ आप ऑप्शन दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने जाके, ये उस नेम सर्वर होंगे, रीसेलर प्लान के अलग से नेम सर्वर होंगे। आपने हर जो भी कंट्रोल पैनल बनाएंगे उसकी डोमेन के साथ ये वाले नेम सर्वर, कोई भी जो आपकी होस्टिंग प्रोवाइड करेगी वो नेम सर्वर जाके अटैच करने, क्रिएट कर लेना है, आपका कंट्रोल पैनल एक अलग बन जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये कंट्रोल पैनल, इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है। अब इसी तरह से किसी को आप सस्पेंड करना चाहें, यहाँ पे क्लिक करके सस्पेंड क्लिक करेंगे, सस्पेंड हो जाएगा। टर्मिनेट अकाउंट को डिलीट करना चाहें, क्लिक करेंगे, अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। ये रीसेलर होस्टिंग होती है। नेक्स्ट आते हैं हम, सॉल्विंग गूगल फ़ॉन्ट एनालिटिक्स फेसबुक पिक्सल। ये इशू अब किस तरह से सोल्व करने चाहिए, करते हैं अभी हम सोल्व। अब अगर GT मैट्रिक्स में एक्सपायर हेडर में एनालिटिक्स का आपको इशू आ रहा है तो WP रॉकेट उसके लिए बेस्ट है। WP रॉकेट में आके ये 2 ऑप्शन आप इनेबल कर देंगे। अगर आपकी साइट पे कोई अच्छा प्लगइन इंस्टॉल है, जैसे मॉन्स्टर इनसाइट प्लगइन क्या होता है कि गूगल एनालिटिक्स को आपकी साइट के साथ कनेक्ट करने के लिए होता है। अगर जो न्यू भी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, मेरी आने वाली सीरीज़ में, उन्हें पता चल जाएगा कि मॉन्स्टर प्लगइन क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के लिए आपकी साइट के साथ होता है। अगर ऐसा कोई प्लगइन आपकी साइट पे है, उसका हम गूगल एनालिटिक्स का अगर इशू शो हो रहा है तो इसको इनेबल करने से वो इशू गायब हो जाएगा। फेसबुक पिक्सल का कोई इशू आपके एक्सपायर्ड हेडर में आ रहा है तो इसको इनेबल करने से वो इशू गायब हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक इशू आता है हमारे पास, मेरी बल्कि हम malikhassan.com पे ही है। सेकेंड, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ। malikhassan.com का मैं आपको इशू दिखा देता हूँ। इस पे गूगल फ़ॉन्ट्स का इशू है, एक्सपायर्ड हेडर में गूगल फ़ॉन्ट का इशू है, वो किस तरह से रिजोल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया एक्सपायर्ड हेडर, एनालिटिक्स वाला हो गया, फेसबुक वाला हो गया, गूगल फ़ॉन्ट वाला इशू रिजोल्व किस तरह से करते हैं वो देखते हैं अभी हम। उसके लिए आपने आकर एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, OMGF, ये प्लगइन का नाम है OMGF। ये लिखेंगे आप, ये गूगल फ़ॉन्ट का प्लगइन आ जाएगा, इंस्टॉल करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक्सपायर्ड हेडर में ये गूगल फ़ॉन्ट का इशू है, गूगल फ़ॉन्ट्स डॉट गूगल API, ये अभी इशू रिजोल्व हो जाएगा आपके सामने ही। हम आगे टेस्ट करेंगे, ये गूगल फ़ॉन्ट का इशू रिजोल्व हो जाएगा। क्लियर कैसे करता हूँ, इस पर आपने प्लगइन की सेटिंग्स में आ जाना है, यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक कर देना है। ये प्लगइन, ये ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, ये कह रहे हैं कि लेटेस्ट पोस्ट वगैरह पे विजिट करें, तो आपने यहाँ पे जाके एक दफ़ा साइट पे विजिट करना है, कंप्लीट साइट को लोड होने देना है। कंप्लीट साइट लोड हो जाएगी, कंप्लीट साइट ये लोड हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपने रिफ्रेश पे क्लिक कर लेना है। ये नीचे फ़ॉन्ट आपको आ जाएंगे, ये फ़ॉन्ट आ जाएंगे, यहाँ पे आपने सब पे टिक कर लेना है।
डाउनलोड फॉर पे क्लिक करना है। डाउनलोड ऊपर ये ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड हो गया है। नेक्स्ट आपने जनरेट पे क्लिक कर लेना है। ये जनरेट हो गया। उसके बाद आपने एडवांस सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे रिमूव गूगल फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है, सेव कर लेना है। कैशे क्लियर करना है। अब जाके हम रीटेस्ट करते हैं। ये वाला इशू एक्सपायर्ड हेडर में ये इशू रिजोल्व हो जाएगा। देखते हैं अभी थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सॉल्विंग कुकी फ्री डोमेन। कुकी फ्री डोमेन को रिजोल्व करने के बेसिकली हमारे पास 3 से 4 मेथड हैं। इस पे 30-40 मिनट लग जाएंगे अगर रिजोल्व करने पे आए। मैं फ़िलहाल अभी आपको पहला मेथड है कि सीडीएन के थ्रू एक्टिवेट, सीडीएन के थ्रू ये इशू ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट मैनुअल अकॉर्डिंग के उस पर मैं कुकी फ्री डोमेन की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सीडीएन के थ्रू किस तरह एक्टिवेट करेंगे, एक की सीडीएन है हमारे पास ये, चलिए ये चेक कर लेते हैं। एक्सपायर्ड हेडर, ऐड एक्सपायर्ड हेडर, ये गायब हो गया, 100% हो गया। एक्सपायर्ड हेडर गायब हो गया। अब सिर्फ मेरा ये कुकी फ्री डोमेन का है, ये इशू किस तरह से रिजोल्व करते हैं ये अभी हम देखेंगे। क्योंकि ये हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वक्त मैं सिर्फ सीडीएन के थ्रू एक्टिवेट करना बता रहा हूँ। ये की सीडीएन है, आपने आके साइन अप कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का पेज शो होगा। आपके जोन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ भी नेम लिख लेना है, स्टैटिक लिख लेना है, कुकी लिख लेना है, कोई भी नेम लिखेंगे। यहाँ से ऑप्शन एक्टिव सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपनी डोमेन का नाम लिख देंगे, सेव कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाना है। इस तरह सेव होने के बाद ये हो जाएगा। कुछ देर वेट करना है, आधा घंटा 1 घंटा। ये पे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एक्टिव। एक्टिव होने के बाद आपने ये वाला लिंक कॉपी कर लेना है, स्टैटिक डॉट, ये लिंक कॉपी कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये सीडीएन बेसिकली पेड है। पेड लेने के बाद ही आपका कुकी फ्री डोमेन का इशू रिजोल्व होगा। आप ये कुकी फ्री डोमेन का इशू फ्री में रिजोल्व नहीं होता। 10 से 20% चांसेस हैं कि रिजोल्व हो जाए। आपने आके इधर लिखना है सीडीएन इनेबलर, ये प्लगइन का नाम है। इसे एक्टिवेट कर लेना है। इसकी सेटिंग में चले जाना है सीडीएन इनेबलर की। आपने यहाँ पे आपने लिंक देना है ये वाला सीडीएन का, static/EA7AKXCDN.com, ये वाला जो लिंक है कॉपी करके आपने इस जगह पे पेस्ट करना है सीडीएन यूआरएल में। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक मिसाल से ये करता हूँ, सेव कर लेंगे। ये अभी ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पे कुछ लिखा हो तो उसे आपने रिमूव कर देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास लिखा हुआ आ गया था। रिमूव करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करने से बाद औक़ात आपकी साइट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आपने चेक करना है, इसे वरना ख़त्म कर देना है और सेव चेंजेस कर लेनी है। विद इन 24 आवर्स कुकी फ्री डोमेन का इशू रिजोल्व हो जाएगा। ये कुकी फ्री डोमेन का इशू रिजोल्व करने के लिए आपको सीडीएन बाय करना पड़ेगा, की सीडीएन का। ये फ्री में नहीं है, आप जाके इसके प्राइसिंग प्लान वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हैं। इतना महंगा नहीं है, सस्ता है। फर्स्ट मंथ 10 GB दे रहे, 10 TB दे रहे हैं, इतना आपके लिए काफ़ी है। तकरीबन $1 के करीब आपको अमाउंट पड़ेगी पर मंथ। आपका अगर जो क्लाइंट है अच्छा है, उससे ये मशवरा दें $15-20 में उसके साल के लिए बाई कर लें और कुकी फ्री डोमेन का इशू रिजोल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट मैनुअल तरीका है, उस पर भी कुछ एक्सपेंसेस हैं लेकिन उससे भी रिजॉल्व हो जाता है, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आपके ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।